19 अक्टूबर 2017 को एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वेरिक टेलीस्कोप से मिले डेटा को देख रहे थे। तभी उनकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। जितना करीब से उन्होंने जानकारी को देखा उतनी ही साफ होती गई। उनके सामने एक ऐसी चीज थी जैसी साइंस ने पहले कभी नहीं देखी थी। सौर मंडल में एक अनजान ऑब्जेक्ट 59,000 माइल्स प्रति किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था और उसका रास्ता साफ बता रहा था कि वो सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधा नहीं था। इसके रास्ते से साफ पता चलता था कि ये तारों के बीच के अंतरिक्ष से आया था। इस ऑब्जेक्ट की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सूरज उसे अपने गुरुत्वाकर्षण के घेरे में खींच नहीं पाया था। जल्द ही साइंटिस्ट्स ने पता लगाया कि इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट का आकार लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितना था। लेकिन असली झटका तब लगा जब इसकी बनावट सामने आई। इसका किसी भी एस्टेरॉयड या जाने पहचाने धूमकेतु से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ने अपने पीछे कोई गैस या धूल का निशान नहीं छोड़ा, जो सूरज के पास आने वाले धूमकेतुओं के लिए बिल्कुल अजीब बात है। जैसे जैसे इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट पर रिसर्च बढ़ती गई, मामला और भी हैरान करने वाला होता गया। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसका पता लगने से पहले जब ये हमारे उपकरणों की पहुंच से बाहर था, तब ये सूरज के करीब से खतरनाक तरीके से गुजरा था। उसकी सतह से सिर्फ 23 मिलियन मील दूर, जो मर्क्यूरी के ऑब्जेक्ट से भी करीब है। और फिर कुछ चौंकाने वाला हुआ। ऑब्जेक्ट ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। वो एक अविश्वसनीय 1,96,000 पर किलोमीटर की स्पीड तक पहुंच गया। ये ऐसा था जैसे किसी अनजान ताकत ने इसे एक बड़ा अतिरिक्त धक्का दे दिया हो। इस रहस्यमयी इंटरस्टेलर मेहमान को ओमुआमुआ नाम दिया गया, जिसका हवाई भाषा में मतलब है एक स्काउट या एक संदेशवाहक जो दूर से सबसे पहले आता है। लेकिन यह ऑब्जेक्ट असल में क्या था, यह तय नहीं किया जा सका। जब इसे पहली बार खोजा गया, तब यह पहले ही तेजी से हमसे दूर जा रहा था। आज ओमुआमुआ पृथ्वी से 4.3 बिलियन मील से ज्यादा दूर है। सौर मंडल को पीछे छोड़ते हुए और इसकी चाल और स्पीड को देखते हुए कोई मौका नहीं है कि यह दोबारा कभी हमारे करीब आ पाएगा। इसका असामान्य आकार, गैस की पूंछ का नहीं होना और सबसे दिलचस्प बात, इसका तारों के बीच से अंतरिक्ष से आना साइंटिस्ट्स को हैरान कर गया। रिसर्च करने वाले ज्यादा से ज्यादा इस परिकल्पना पर जोर देने लगे कि ओमुआमुआ शायद कोई सामान्य अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक बनावटी अंतरिक्ष यान है, संभवतः किसी एलियन सभ्यता का एक संदेशवाहक। इस साहसिक सिद्धांत को परखने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा गया, प्रोजेक्ट लायरा। इसका मिशन ओमुआमुआ को रोकने के लिए एक प्रोब लॉन्च करना था, ताकि उसके करीब जाकर आखिर में पता लगाया जा सके कि हम किससे सामना कर रहे हैं। साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज पेश करते हैं। विज्ञान शो पेश करता है इंटरस्टेलर मेहमान, तारों के बीच का मेहमान। ओमुआमुआ की खोज के ठीक बाद साइंटिफिक समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ गई। यह ऑब्जेक्ट किसी भी जानी पहचानी कैटेगरी में फिट नहीं बैठता था और कोई नहीं बता सकता था कि हमने असल में किससे सामना किया था। इसने अंतरिक्ष के बारे में हमारी हर जानकारी को चुनौती दी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने तुरंत अपने टेलीस्कोप का इस्तेमाल ओमुआमुआ के लिए किया। अपनी रिसर्च रद्द कर दी ताकि उससे कुछ और सिग्नल पकड़ सकें, इससे पहले कि वो तारों के बीच के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाए। इसकी खोज के बाद के शुरुआती अनुमानों से पता लगा कि ओमुआमुआ लगभग 1300 फीट लंबा और लगभग 130 फीट चौड़ा था। इसका लंबा सिगार जैसा आकार किसी भी ज्ञात खगोलीय पिंड से मेल नहीं खाता था। लेकिन बाद में एक नया डेटा आया। कनाडा की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने अपनी कैलकुलेशन की, जिसमें सुझाया गया कि इसका आकार लगभग 300 फीट लंबा, 364 फीट चौड़ा और 62 फीट मोटा हो सकता है, जिससे ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से थोड़ा बड़ा हो जाता है। हालांकि एक लंबे सिगार के बजाय ऑब्जेक्ट ज्यादा चपटा, पैनकेक जैसा हो सकता था, लेकिन वो आकार भी अंतरिक्ष की चीजों के लिए बहुत अजीब है। ऐसे ही अनुपात केवल कुछ दुर्लभ मामलों में देखे गए हैं, जैसे एरोकॉथ, जो काइपर बेल्ट में एक खगोलीय पिंड है और नेपच्यून की ऑर्बिट से परे है। फिर भी ऐसे अपवाद ओमुआमुआ को कम रहस्यमय नहीं बनाते। इसका आकार बेहद अलग है और यह सवाल उठाना जारी रखता है। हम कुछ अजीब और रहस्यमयी देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट
जो अंतरिक्ष में अविश्वसनीय स्पीड से दौड़ रहा है, 16 माइल्स पर सेकंड। ये वॉयेजर 1 से भी तेज है, जो इंसानों द्वारा लॉन्च किए गए सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट में से एक है। इतनी तेजी से ओमुआमुआ न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी सिर्फ 2 मिनट और 38 सेकंड में तय कर सकता था। इसकी गति बताती थी कि ऑब्जेक्ट सूरज के गुरुत्वाकर्षण से बंधा नहीं था, और जल्द ही इस शक की पुष्टि हो गई। ये एक दूर का इंटरस्टेलर मेहमान था। लेकिन ये असल में कहां से आया था, और सबसे जरूरी बात, ये क्या था? वैज्ञानिकों को सबसे पहले ये उम्मीद थी कि तेजी से दूर जा रहे ऑब्जेक्ट को देखते हुए एक चमकीली गैस और धूल की पूंछ दिखाई देगी। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इसे एक धूमकेतु माना था, और वे अनुमानित तरीके से व्यवहार करते हैं जब सूरज के पास आते हैं। सूरज की गर्मी के प्रभाव में बर्फ और जमी हुई गैसें उनकी सतह पर वाष्पित होने लगती हैं और धूल और गैस को अंतरिक्ष में छोड़ती हैं। ये उत्सर्जन एक चमकती पूंछ बनाते हैं जो न्यूक्लियस के पीछे चमकती है और सूरज की रोशनी को दर्शाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण कॉमेट हेल-बॉप है, जिसकी पूंछ 1997 में धरती से नग्न आंखों से दिखाई देती थी। लेकिन ओमुआमुआ ने सभी उम्मीदों को धता बता दिया। वो सूरज के पास से गुजरा, वो भी बिना कोई वाष्पीकरण का निशान छोड़े, न कोई गैस, न कोई धूल और न ही पूंछ का हल्का सा भी निशान। इसका व्यवहार उन सभी नियमों को तोड़ता था जो सामान्य धूमकेतुओं पर लागू होते हैं। ये रहस्यमय मेहमान वैज्ञानिकों को हैरान करता रहा। इसका आकार, रास्ता और अविश्वसनीय स्पीड सब एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे कि हम एक बिल्कुल अनोखी चीज का सामना कर रहे थे, जो इंसानियत को ज्ञात किसी भी ऑब्जेक्ट से अलग थी। वैज्ञानिक समुदाय में तनाव बढ़ता रहा। मुख्य सवाल ये था कि क्या ओमुआमुआ सिर्फ एक सामान्य कॉस्मिक बॉडी है, या क्या हमने पहली बार एलियन टेक्नोलॉजी का सामना किया है? लेकिन सबसे अजीब बात तो अभी आना बाकी थी। पता चला कि ओमुआमुआ ने रफ्तार पकड़ी थी, और सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि ऐसा इस तरह से किया था जो समझ से परे था, जैसे वो अपनी ही किसी योजना का पालन कर रहा हो। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि खोज से 40 दिन पहले ऑब्जेक्ट सूरज के करीब से खतरनाक तरीके से गुजरा था, उसकी सतह से सिर्फ 23 मिलियन मील दूर। और इसी पल के बाद इसने अचानक स्पीड पकड़ी। अपने चरम पर ओमुआमुआ अपनी सबसे तेज स्पीड तक पहुंच गया, जो सूरज के पास से गुजरने के पहले की स्पीड से 3.5 गुना ज्यादा थी। वो स्पीड सचमुच हैरान करने वाली है। ये वॉयेजर 1 से 5 गुना तेज थी, जो वर्तमान में यात्रा कर रहा है। स्टारशिप रॉकेट से 11 गुना तेज और ध्वनि की स्पीड से 250 गुना तेज। इस तरह की रफ्तार अक्सर धूमकेतुओं में देखी जाती है, जब धूल और पानी के भाप के जेट उनकी पूंछ से उन्हें अतिरिक्त धक्का देते हैं। हालांकि जैसा कि हमने पहले ही बताया, ओमुआमुआ में ऐसी गतिविधि के कोई लक्षण नहीं थे। किसी चीज ने इसे तेज किया था, लेकिन वो क्या था? ओमुआमुआ क्या एक अंतरिक्ष यान था? क्या होगा अगर ये ऑब्जेक्ट वैसा नहीं था जैसा दिखता था? क्या होगा अगर 2017 में कुछ और ज्यादा दिलचस्प चीज पृथ्वी के करीब से गुजरी हो, जो अंतरिक्ष की बर्फ या चट्टान का टुकड़ा नहीं थी, या शायद किसी दूसरी सभ्यता द्वारा बनाया गया एक स्पेसक्राफ्ट? ये परिकल्पना 2021 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी विभाग के अध्यक्ष साइंटिस्ट एवी लॉयब ने अपने सहयोगी श्मूल बियाली के साथ मिलकर रखी थी। उन्होंने सुझाव दिया कि पहली बार खोजा गया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एक स्पेस प्रोब हो सकता है। रिसर्च करने वाले इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि ओमुआमुआ का अजीब व्यवहार इस बात पर शक करने का हर कारण देता है कि ये कुछ सचमुच ही अनोखा हो सकता है। वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा उस पल ने हैरान किया जब ऑब्जेक्ट सूरज के पास से गुजरते हुए अचानक तेज हो गया। जरूर सूरज का गुरुत्वाकर्षण उसे धक्का दे सकता था, लेकिन कैलकुलेशन के आधार पर वो रफ्तार बहुत कम होनी चाहिए थी। इसलिए लॉयब और बियाली ने एक परिकल्पना प्रस्तावित की। क्या होगा अगर ये सिर्फ एक चट्टान नहीं थी जो किसी और तारे के सिस्टम से आई थी, बल्कि एक ऑब्जेक्ट जो लाइट सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था? पहली नजर में यह विचार शानदार लगता है, लेकिन ये असल फिजिक्स पर आधारित है। एक लाइट सेल एक पतली और हल्की बनावट होती है जो प्रकाश के दबाव का उपयोग करके आगे बढ़ सकती है। सूरज से आने वाली फोटोन की धाराएं उदाहरण के लिए एक सेल की सतह पर एक छोटा लेकिन लगातार दबाव डालती हैं, जिससे ये धीरे धीरे बहुत तेज गति तक पहुंच जाती है बिना ईंधन की जरूरत के। अगर ओमुआमुआ की ऐसी बहुत पतली बनावट थी जो सूरज की किरणों के दबाव को पकड़ सकती थी, तो सौर हवा ने इसे अतिरिक्त धक्का दिया होगा।
ऐसा होने के लिए सेल की मोटाई सिर्फ 0.3 से 0.9 mm होनी चाहिए, लगभग इंसान के बाल जितनी मोटी। बस कल्पना करें 380 फीट लंबा और 1 मिलीमीटर से भी कम मोटा एक ऑब्जेक्ट, इतना पतला। ये बहुत अवास्तविक लग सकता है, लेकिन लाइट सेल टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद है। उदाहरण के लिए इसे जापानी स्पेसक्राफ्ट इक्रोस ने टेस्ट किया था, दुनिया का पहला प्रोब जिसने सफलतापूर्वक सौर विकिरण को अपनी प्रोपल्शन सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया, जो 2010 में वीनस की ओर सफलतापूर्वक यात्रा पर निकला। शायद ओमुआमुआ भी ऐसा ही कुछ था, एक ऑब्जेक्ट जिसमें एक सौर सेल लगा हो, जिसे तारे के सिस्टम से गुजरते हुए गति बढ़ाने और रास्ता बदलने के लिए डिजाइन किया गया हो। और अगर यह सचमुच एक बनावटी डिवाइस था, तो पूरी संभावना है कि सौर सेल के अलावा इसमें अन्य तकनीकी कंपोनेंट्स भी थे, जिनके बारे में हम अभी सिर्फ अटकलें ही लगा सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, इस तरह के ऑब्जेक्ट को कम से कम अपने आसपास के माहौल को स्कैन करने के लिए एक सिस्टम और डेटा भेजने या अपने बनाने वालों से सिग्नल प्राप्त करने के लिए एक साधन की जरूरत होगी। बियाली और लोएब ने यह भी कैलकुलेशन किया कि क्या ओमुआमुआ का लाइट सेल एक लंबी इंटरस्टेलर यात्रा का सामना कर सकता है। उन्होंने तारों के बीच की गैस और धूल के घनत्व के साथ साथ उस गति पर भी विचार किया जिस पर ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में इन कणों से टकराएगा। नतीजे प्रभावशाली थे। अगर ओमुआमुआ सच में एक ऐसा डिवाइस था, तो यह अपने होम स्टार सिस्टम से कम 16,000 लाइट ईयर्स दूर तक बरकरार रहते हुए यात्रा कर सकता था। हालांकि साइंटिस्ट्स खुद ये साफ साफ दावा नहीं करते कि ओमुआमुआ एक स्पेसक्राफ्ट है। वे बस मानते हैं कि ये संभावना मौजूद है और इतनी गंभीर है कि इसे साइंटिफिक चर्चा में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम मानते हैं कि ओमुआमुआ सचमुच एक बनावटी ऑब्जेक्ट था, तो सौर सेल का विचार सिर्फ एक संभावित पहलू है। ये एक बहुत ज्यादा जटिल और एडवांस्ड प्रोब हो सकता था, जैसे एक बिना इंजन वाला सक्रिय स्पेसक्राफ्ट जिसे हमारे सौर मंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा गया हो। और ये मानने के भी कारण हैं कि ये वास्तव में बिना इंजन वाला था। इस पर विचार करें, ओमुआमुआ की स्पीड उसे लगभग 11,000 से 11,500 सालों में 1 लाइट ईयर्स की दूरी तय करने की अनुमति देगी। अब इसकी तुलना सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी से करें, जो सिर्फ 4 लाइट ईयर्स से थोड़ा ज्यादा दूर है। इसका मतलब होगा कि इस यात्रा में ओमुआमुआ को लगभग 44,000 से 46,000 साल लगते। ऐसी यात्राएं जीवित प्राणियों के लिए असंभव है। इसका मतलब है कि अगर ये एक शिप था, तो इसे ज्यादातर रिमोट से कंट्रोल किया गया होगा, या तो किसी प्रोग्राम द्वारा या दूर किसी के द्वारा। हालांकि हर कोई इस विचार से सहमत नहीं है। कई वैज्ञानिक एक संभावित स्पेसक्राफ्ट या आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट के विचार को बहुत ज्यादा काल्पनिक मानते हैं। उनके अनुसार ऐसे बड़े दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सीधा सबूत नहीं है। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट एलन जैक्सन और स्टीव डैश ने ओमुआमुआ की प्रकृति के बारे में अपनी परिकल्पना पेश की। उन्होंने सुझाव दिया कि ये जमे हुए नाइट्रोजन का एक टुकड़ा हो सकता है। इस तरह का पदार्थ उदाहरण के लिए प्लूटो पर पाया जा सकता है। जब स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन्स 2015 में इस छोटे से ग्रह के पास से गुजरा, तो उसने स्पुतनिक प्लांशिया जैसे बर्फीले मैदानों को देखा, जो जमे हुए नाइट्रोजन की विशाल झीलें हैं। रिसर्च करने वाले सुझाव देते हैं कि एक शक्तिशाली प्रभाव से ऐसे सतह का टुकड़ा प्लूटो जैसे ग्रह से टूट सकता था, जो फिर एक इंटरस्टेलर यात्रा पर निकला। जैसे ही ये सूरज के करीब आया, गर्मी से नाइट्रोजन वाष्पित होने लगी, जिससे एक तरह का जेट प्रपल्शन पैदा हुआ, जो इस ऑब्जेक्ट की रफ्तार को अचानक बढ़ा सकता है। इसी बीच 2 अन्य साइंटिस्ट्स, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डेरिल सेलिगमन और बर्कले की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की जेनिफर बर्गनर ने इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट के लिए अपना स्पष्टीकरण दिया। उनके अनुसार ओमुआमुआ कभी एक सामान्य पानी वाला धूमकेतु था, जो एक दूर के तारे के चारों ओर घूम रहा था, लेकिन किसी बिंदु पर इसे इंटरस्टेलर स्पेस से निकाल दिया गया। आकाशगंगा के माध्यम से अपनी लंबी यात्रा के दौरान ये शक्तिशाली कॉस्मिक किरणों के संपर्क में आया, उदाहरण के लिए सुपरनोवा विस्फोटों से। इन किरणों ने इसकी पानी की बर्फ का 1/3 हिस्सा हाइड्रोजन अणुओं में बदल दिया होगा, जो बर्फ के अंदर फंसे रहे। बाद में जब ओमुआमुआ हमारे सूरज तक पहुंचा, तो यह गर्म हो गया और जमा हुआ हाइड्रोजन छोटे जेट स्ट्रीम की तरह बाहर निकलने लगा। इसी ने इस ऑब्जेक्ट को एक अतिरिक्त धक्का दिया और इसका असामान्य व्यवहार, जैसे सामान्य धूमकेतुओं की तरह चमकीली पूंछ की कमी, इस बात से समझाई जाती है कि हल्का हाइड्रोजन अपने साथ ज्यादा धूल ले जाने के लिए पर्याप्त बल नहीं बनाएगा। नतीजतन हम ये गैस और धूल की पूंछ के बिना तेज रफ्तार देखते हैं।
अन्य वैज्ञानिक भी इस हैरान कर देने वाले ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए ऐसे ही विचार रखते हैं। कुछ और भी सरल परिकल्पनाओं पर जाते हैं। कैरन मीच, मनोवा की यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की एक साइंटिस्ट का मानना है कि ये ऑब्जेक्ट बस एक बहुत ही सामान्य धूमकेतु है, लेकिन उसमें धूल की मात्रा बहुत कम है, इसलिए पूंछ नहीं है। और ओमुआमुआ का असामान्य आकार शायद ये बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। ये कहना कि ये हमें अजीब लगता है शायद हमारे सीमित अनुभव को दर्शाता है। ब्रह्मांड में रूपों और संरचनाओं की एक विशाल विविधता है और एक सिगार के आकार का या डिस्क के आकार का ऑब्जेक्ट हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम हो सकता है। उनमें से ज्यादातर शायद हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। हालांकि ज्यादातर साइंटिफिक समुदाय इस बात पर सहमत है कि ओमुआमुआ ज्यादातर एक एस्टेरॉइड या एक असामान्य धूमकेतु है। हमारे पास अभी भी इसकी कोई निश्चित पुष्टि नहीं है, जिसका मतलब है कि मुख्य सवाल खुला रहता है। हम कभी कैसे जान पाएंगे कि ये रहस्यमय इंटरस्टेलर मेहमान असल में क्या था? ओमुआमुआ को पकड़ने का एक साहसिक मिशन। ओमुआमुआ को देखना या पहचानना लगभग असंभव है, यहां तक कि सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप से भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तेजी से दूर जा रहा है और बेहद छोटा है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से लगभग 3.5 गुना छोटा। अरबों मील की दूरी पर ऐसी छोटी चीज को देखना ऐसे होगा जैसे आप सिडनी में एक ऑब्जेक्ट को सैन फ्रांसिस्को के तटों से पूरे प्रशांत महासागर के पार सामान्य दूरबीन से देखने की कोशिश कर रहे हो। केवल हबल स्पेस टेलीस्कोप ही इस ऑब्जेक्ट को कुछ हफ्तों तक देख पाया था, इससे पहले कि वो पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो जाए। लेकिन क्या होगा अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पकड़ने और इसे करीब से अध्ययन करने की कोशिश करें? ये बात निश्चित रूप से साहसिक लगती है, लेकिन है लगभग असंभव। लेकिन वैज्ञानिकों ने यही चुनौती उठाई है। 30 अक्टूबर 2017 को ओमुआमुआ की खोज के सिर्फ 11 दिन बाद इनिशिएटिव फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज के रिसर्चर्स ने प्रोजेक्ट लायरा की शुरुआत की घोषणा की, जिसका मकसद ये पता लगाना था कि क्या ऐसा कोई मिशन बनाना संभव है जो एक स्पेसक्राफ्ट को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के पीछे भेज सके और उसे करीब से अध्ययन कर सके। लेकिन क्या ऐसा महत्वाकांक्षी मिशन बनाना संभव भी है? इंजीनियर और साइंटिस्ट एडम हिबर्ट, जो प्रोजेक्ट लायरा के एक मुख्य सदस्य और ऑप्टिमम इंटरप्लैनेटरी ट्रेजेक्टरी सॉफ्टवेयर ओइट्स के निर्माता हैं, जिसका उपयोग इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए सबसे अच्छे रास्तों की गणना करने के लिए किया जाता है, आश्वस्त हैं कि ये मिशन केवल ओमुआमुआ क्या है ये जानने के बारे में नहीं है। ये एक मौका है हमारे पूरे इंटरस्टेलर क्षेत्र की समझ में एक बड़ी सफलता हासिल करने का। उनके अनुसार पहला कदम एक ऐसा अनोखा प्रोब बनाना है जो गहरे अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सके। इसे रेडिएशन से मजबूती से बचाया जाना चाहिए, क्योंकि इसे अरबों मील की यात्रा करनी होगी, जहां कॉस्मिक रेडिएशन लगातार होती है और इसके साइंटिफिक उपकरणों को आसानी से खराब कर सकती है। जरूर ओमुआमुआ को पकड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन स्पेस मिशन के अभ्यास में हम पहले से जानते हैं कि बिना बड़े रॉकेट या भारी ईंधन भंडार का उपयोग किए अत्यधिक गति कैसे प्राप्त की जाती है। प्रोजेक्ट लायरा के हिस्से के रूप में इंजीनियर गुरुत्वाकर्षण असिस्ट का उपयोग करके एक प्रोब को एक चक्करदार यात्रा पर लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, जो विशाल कॉस्मिक स्लिंग शॉट के रूप में काम करेंगे। प्रस्तावित रास्ता ग्रहों के नृत्य जैसा होगा। प्रोब पृथ्वी से लॉन्च होगा और वीनस की ओर बढ़ेगा, जहां उसे अपना पहला बूस्ट मिलेगा। फिर ये पृथ्वी पर वापस आएगा ताकि हमारे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके दूसरी बार तेज हो सके। अगला कदम होगा जुपिटर की ओर उड़ान भरना, जहां गैस जायंट का विशाल गुरुत्वाकर्षण स्पेसक्राफ्ट को ओमुआमुआ की ओर अंतिम धक्का देगा। एक और इंटरस्टेलर यात्री। इसके अलावा प्रोब को रासायनिक प्रोपल्शन सिस्टम से लैस किया जाएगा, जो इसकी चाल को बेहतर बना सकते हैं और सही समय पर अतिरिक्त धक्का दे सकते हैं, क्योंकि एक इंटरस्टेलर दौड़ में हर मील प्रति सेकंड मायने रखता है। ये तरकीब पहले ही सफल हो चुकी है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके नाटकीय रूप से गति प्राप्त की थी और सैटर्न की ओर बढ़े। आज के इंजीनियर इस पैंतरेबाजी को दोहराना चाहते हैं, लेकिन इस बार ओमुआमुआ को पकड़ने के लिए एक और कहीं ज्यादा साहसिक योजना भी है, जिसे सोलर ओबर्थ मनोवर कहा जाता है। इस योजना में प्रोब पहले जुपिटर की यात्रा करेगा, फिर अपनी स्पीड कम करेगा और विशाल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके रास्ता बदलेगा और सूरज की ओर बढ़ेगा, जितना संभव हो सके बिना शारीरिक नुकसान के। वहां नरक के किनारे पर इसे एक बड़ा गुरुत्वाकर्षण बूस्ट मिलेगा सूरज से, और अतिरिक्त रूप से अपने रासायनिक इंजनों को प्रज्वलित करेगा ताकि सूरज के खिंचाव से बच सके।
फिर अविश्वसनीय स्पीड से जुपिटर की ओर वापस बढ़ेगा, उसके गुरुत्वाकर्षण का उपयोग एक बार फिर से तेज होने के लिए करेगा और अंत में ओमुआमुआ का पीछा करने के रास्ते में प्रवेश करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्पेसक्राफ्ट 74,000 माइल्स प्रति घंटा और यहाँ तक कि 1,63,000 माइल्स प्रति घंटा तक तेज हो सकता है, मतलब 20 से 45 मील प्रति सेकंड। ठीक वही स्पीड रेंज जो भागती हुई रहस्यमय ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए और इसे पर्याप्त तेजी से पकड़ने के लिए आवश्यक है। लेकिन एक गंभीर बाधा है विशाल तापमान। सूरज के इतने करीब जाने से प्रोब 14,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, जो धातु पिघलाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि हमारे पास एक समाधान मौजूद है, पार्कर सोलर प्रोब, जिसने 2024 में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अपनी अनोखी हीट शील्ड की बदौलत ये सूरज के पास 3.7 मिलियन मील तक गया था। ये शील्ड कार्बन फोम से बनी थी, जिसने भीषण गर्मी का सामना किया। ओमुआमुआ का पीछा करने के लिए बनाए गए प्रोब के लिए भी ऐसी ही एक शील्ड की योजना है। दरअसल इंजीनियरों ने पहले ही इस स्पेसक्राफ्ट का एक 3D मॉडल बना लिया है। वैज्ञानिकों ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि प्रोब के लिए कौन सा रास्ता चुना जाए, गुरुत्वाकर्षण असिस्ट का नृत्य जिसमें पृथ्वी, वीनस और जुपिटर शामिल हैं, या खतरनाक सौर फ्लाई बाय। दूसरे ज्यादा अनोखे तरीकों पर भी विचार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए लेजर प्रोपल्शन, जिसमें एक शक्तिशाली जमीनी लेजर प्रोब को अंतरिक्ष में धकेलता है, जिससे उसे बिना एक बूंद ईंधन के गति मिलती है। या पहले बताए गए सौर सेल, यानी हल्के ढांचे जो सूरज की रोशनी के दबाव को पकड़ते हैं और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से स्पेसक्राफ्ट को ब्रह्मांड में तेज करते हैं। फिलहाल ये टेक्नोलॉजीज व्यवहारिक रूप से ज्यादा प्रायोगिक हैं, लेकिन वे तेज और कुशल इंटरस्टेलर यात्रा के एक नए युग के लिए रास्ता खोलती हैं। जहां तक ओमुआमुआ तक पहुंचने के मिशन की बात है, इसका लॉन्च अस्थायी रूप से 2030 और 2033 के बीच तय किया गया है और इस समय इसका रास्ता होगा एक गुरुत्वाकर्षण नृत्य, जिसमें वीनस, अर्थ और जुपिटर शामिल है। ये प्रोब तेजी से दूर जा रहे ओमुआमुआ को 2050 के शुरुआती दिनों में पकड़ पाएगा और शायद इतिहास में पहली बार किसी दूसरे तारे के सिस्टम से आए संदेशवाहक से सामना करेगा। लेकिन क्या होगा अगर मिशन फेल हो जाए? क्या होगा अगर प्रोब ओमुआमुआ को पकड़ नहीं पाता? क्या होगा अगर ये ऑब्जेक्ट के पास इतनी दूरी से पहुंचता है और उसका ठीक से अध्ययन न कर पाए? ये न भूलें कि ये ऑब्जेक्ट बेहद छोटा है और कोई रोशनी नहीं छोड़ता और कोई सिग्नल नहीं भेजता। गहरे अंतरिक्ष में इसे देखना लगभग असंभव है। लेकिन एक और जोखिम है, प्रोब अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है, लेकिन समय पर धीमा नहीं हो पाएगा। ये बस अपने मायावी लक्ष्य के करीब आकर हमारे एकमात्र मौके को खोते हुए उस स्थिति में बस तेजी से आगे निकल जाएगा। साइंटिस्ट एडम हिबर्ट का मानना है कि असफलता की स्थिति में भी मिशन को असफल नहीं माना जाएगा। अगर ओमुआमुआ को पकड़ा नहीं भी जा सका तो भी प्रोब इतिहास का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा जिसे जानबूझकर सौर मंडल की सीमाओं से परे भेजा गया हो। ओमुआमुआ का पीछा करने का प्रयास मतलब सौर मंडल से परे अंतरिक्ष का अध्ययन करने और ब्रह्मांड को एक्स्ट्रा सोलर दृष्टिकोण से एक्सप्लोर करने का एक मौका है और वैज्ञानिकों के अनुसार इससे मानवता को अनगिनत फायदे मिल सकते हैं। आज तक केवल 2 ऑब्जेक्ट ने हीलियोपॉज को पार किया है, मतलब वो सीमा जहां सूरज का प्रभाव समाप्त होता है और इंटरस्टेलर अंतरिक्ष शुरू होता है। यह है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। लेकिन सौर मंडल से परे उनकी यात्रा ज्यादातर किस्मत की बात थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो प्रोब जिन्हें ग्रहों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था, इतनी दूर या इतने लंबे समय तक यात्रा करेंगे। उनके विपरीत नया प्रोब शुरुआत से ही इंटरस्टेलर अंतरिक्ष में जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा जो सौर मंडल से परे के वातावरण के बारे में बहुमूल्य डेटा इकट्ठा करने में सक्षम होंगे, ऐसा डेटा जो हमारे पास नहीं है। उस स्थिति में प्रोब को न केवल ओमुआमुआ को पकड़ने और इस सवाल का जवाब देने का मौका मिलेगा कि ये ऑब्जेक्ट वास्तव में क्या है, बल्कि इंटरस्टेलर अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में अमूल्य डेटा भी भेजेगा। लेकिन अगर प्रोब ओमुआमुआ तक पहुंच गया तो हमें क्या देखने को मिलेगा? जैसा कि पहले ही बताया गया है कि ज्यादातर रिसर्चर्स मानते हैं कि ये रहस्यमय मेहमान कुछ और नहीं बल्कि एक असामान्य धूमकेतु या एस्टेरॉयड है। माना जाता है कि ये एक घना ऑब्जेक्ट है जो चट्टान और संभवतः धातुओं से बना है। इसमें कोई पानी या बर्फ नहीं है और इसकी लाल रंग की सतह संभवतः लाखों सालों तक कॉस्मिक किरणों के संपर्क में रहने का नतीजा है। ओमुआमुआ की बनावट के बारे में एक सामान्य कल्पना तो मिल गई, लेकिन अगला सवाल भी उतना ही जरूरी था। कौन सी यात्रा इस ऑब्जेक्ट को हमारे सौर मंडल तक लाई? इसकी वास्तविक प्रकृति का जवाब सिर्फ इससे नहीं हो सकता कि ये किससे बना है, बल्कि ये कहां से आया है। 2018 में वैज्ञानिकों ने इसके रास्ते को पीछे से फिर से बनाने की कोशिश की।
कैलकुलेशन से पता चला कि लगभग 1 मिलियन साल पहले ये कई तारों के पास से गुजरा था। सबसे करीब लाल बौने तारे हिप 3757 के। हो सकता है कि इसकी इंटरस्टेलर यात्रा वहीं से शुरू हुई हो और हमारी ओर सीधा आ रहा हो। एक अन्य मत के अनुसार ओमुआमुआ शायद लायरा नक्षत्र में वेगा स्टार सिस्टम से आया हो, जो लगभग 25 लाइट ईयर्स दूर है। अब तक वैज्ञानिकों ने उस क्षेत्र में कोई संभावित रहने योग्य ग्रह नहीं खोजा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे वहां नहीं हैं। ये पूरी तरह से संभव है कि कहीं वेगा के पास एक सभ्यता मौजूद है जो इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट के दिखने और साइंटिफिक समुदाय में हुई सारी हलचल के लिए जिम्मेदार है। अब ओमुआमुआ पेगासस नक्षत्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है, अंतरिक्ष के माध्यम से अपनी अजीब यात्रा जारी रखता हुआ। 2025 के अंत तक इंटरस्टेलर मेहमान काइपर बेल्ट के बाहरी किनारे तक पहुंच जाएगा और 13 साल बाद नवंबर 2038 तक यह हीलियोपॉस तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार सौर हवा से प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकलकर सच्चे इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करेगा। यह बहुत अचानक दिखाई दिया और उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया और अपने पीछे जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़ गया। इसकी क्षणभंगुर उपस्थिति ने वैज्ञानिकों के समुदाय को झकझोर दिया और अब रिसर्चर्स स्पेस की गहराई से आने वाले अगले ऐसे मेहमान को मिस न करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा एक अनोखा मिशन तैयार कर रही है जिसे कॉमेट इंटरसेप्टर कहा जाता है, जो इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट को रोकेगा। लेकिन मुख्य चुनौती ये है कि ये मेहमान अविश्वसनीय स्पीड से आते हैं और एक बार जब वे दिख जाते हैं तो स्पेसक्राफ्ट तैयार करने और लॉन्च करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। इसीलिए ईसा ने एक साहसिक निर्णय लिया है। 2029 में एक स्टेक आउट प्रोब को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की वे योजना बना रहे हैं, जिसे लग्रांज पॉइंट L2 पर पृथ्वी से लगभग 9,30,000 मील दूर तैनात किया जाएगा। ये एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होते हैं, यानी ये एक आदर्श ऑब्जर्वेशनल चौकी होगी। वहां प्रोब धैर्यपूर्वक इंतजार करेगा और जैसे ही कोई इंटरस्टेलर धूमकेतु क्षितिज पर दिखाई देगा, ये तुरंत सक्रिय हो जाएगा। मुख्य प्रोब 2 चालबाज सैटेलाइट्स को छोड़ेगा जो लक्ष्य को पिंच करेंगे और एक साथ कई कोणों से ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे। आज ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि ओमुआमुआ एक सामान्य कॉस्मिक बॉडी है, ज्यादातर एक धूमकेतु या एस्टेरॉइड। वहीं कुछ वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि हम किसी दूसरी सभ्यता की टेक्नोलॉजी से निपट रहे हैं, लेकिन हम किसी भी परिकल्पना की पुष्टि अभी तक नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट पहले ही बहुत दूर है और इसकी प्रकृति रहस्य में छिपी हुई है। सच की तलाश लगभग असंभव, महंगी, जोखिम भरी और बेतुकी रूप से महत्वाकांक्षी लगती है, लेकिन ये ठीक इसी तरह के रहस्य हैं जो कल्पनाओं को जन्म देते हैं और सच जानने की इच्छा सभी बाधाओं से ज्यादा मजबूत होती है। आपको क्या लगता है कि 2017 में हमारे पास से क्या गुजरा और क्या इंसानियत को ऐसे मिशनों पर संसाधन पर खर्च करने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताए गए ऑब्जेक्ट पर वापस लिए चलते हैं, जब हमने ओमुआमुआ के आकार पर चर्चा की थी। हम बात कर रहे हैं एरोकॉथ की, जो काइपर बेल्ट में एक दूर का पिंड है जो कई रहस्य भी रखता है। काइपर बेल्ट में लाखों अजीब ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ 100 किलोमीटर चौड़े हैं और कुछ सचमुच विशाल हैं, जिनका व्यास 1000 किलोमीटर है। तो वे क्या हैं? काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स या ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम के अवशेष हैं, जो लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह अंतरिक्ष का एक विशाल क्षेत्र है, जबकि हमने इस क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा ही खोजा है। हमें पहले से ही लगभग 2000 काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स मिल चुके हैं, हालांकि उनमें से कुछ जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। अप्रैल 2016 में न्यू होराइजन्स प्रोब अंधेरे और रहस्यमय काइपर बेल्ट तक पहुंचा। जैसे ही प्रोब प्लूटो के पास से गुजर रहा था और बेल्ट के करीब पहुंच रहा था, इसने एक अजीब रास्ते पर एक अजीब ऑब्जेक्ट को टारगेट किया। इसे आरोन नाम दिया गया और इसका व्यास 35 किलोमीटर मापा गया। जब रिसर्चर्स इसे देख रहे थे तो यह चमकीला और फिर धीमा होता दिखा, एक सटीक ताल में, जो इसके घूमने का संकेत दे रहा था। बेल्ट में ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स बर्फ और चट्टान से बने होते हैं, लेकिन ये चीज कुछ और ही चीज से बनी लगती थी। वैज्ञानिक सही थे, लेकिन आरोन इतनी तेजी से घूम रहा था कि अगर ये बर्फ और चट्टान से बना होता तो उसे सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही टूट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैज्ञानिक सोचने लगे कि ये क्या है और ये किससे बना है। करीब से देखने का समय आ गया था, तो नासा ने न्यू होराइजन्स प्रोब को इसकी दिशा में मोड़ा।
लेकिन कुछ अजीब हुआ जब प्रोब प्लूटो के पास से गुजर रहा था। कम्युनिकेशन अचानक टूट गया, जैसे कोई इसके सिग्नल को जाम कर रहा हो। और जैसे ही प्रोब आरोन से दूर गया, कम्युनिकेशन फिर से बहाल हो गया, जो एक कंप्यूटर की गड़बड़ी निकली। लेकिन नासा को इस दिलचस्प घूमती हुई ऑब्जेक्ट के बारे में सच्चाई जानने से रोक दिया गया। कुछ शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि ये घुमाव आरोन के बीच में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण पैदा कर रहा है और ये कोई विशाल शिप हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपने साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा होगा। हालांकि गुरुत्वाकर्षण मानव यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन एलियन जीवन के किसी और रूप के लिए यह हो सकता है। क्या ये ऑब्जेक्ट किसी तरह का एक इंटरस्टेलर एलियन क्राफ्ट हो सकता है, जैसा कि ओमुआमुआ को माना जाता है? ज्यादातर संभावना नहीं है, लेकिन हमेशा एक छोटी संभावना जरूर होती है। लेकिन अगर आप एक एलियन प्रजाति हैं और आप इंसान नामक अजीब प्राणियों को देखना चाहते हैं, तो काइपर बेल्ट छिपने के लिए सबसे सही जगह होगी। शायद भविष्य में हम एक और मौका पाएंगे करीब जाने का और ये पता लगाने का कि आरोन असल में क्या है। इसके अलावा दूसरे कई और काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। 2014 में वैज्ञानिकों ने हमारी सोलर सिस्टम की बाहरी सीमा पर एक अजीब ऑब्जेक्ट देखा। इसका संभावित आकार 32 किलोमीटर जितना था और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका आकार एक स्नोमैन के जैसा था। वैज्ञानिकों को काफी संघर्ष करना पड़ा कि आखिर इसका आकार ऐसा कैसे बना। इसे एरोकॉथ नाम दिया गया और इससे मुलाकात यूएस स्पेस प्रोब न्यू होराइजन्स 2029 में करेगा। अभी तक खोजे गए ऑब्जेक्ट्स में ये 6.6 बिलियन किलोमीटर दूर होगा। एरोकॉथ सोलर सिस्टम के एक प्राचीन ऑब्जेक्ट का उदाहरण है। आपको शायद ये लगेगा कि इसमें कुछ भी रुचिकर नहीं है, लेकिन एरोकॉथ के पास से इस प्रोब का गुजरना ऐसे होगा जैसे मानो प्लूटो को करीब से देखना। तो आखिर इसमें ऐसा क्या है? एक थियरी ये बताती है कि हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण स्पेस डस्ट और गैस के घने बादलों से हुआ। सारी वस्तुओं को गुरुत्वाकर्षण ने खींचा और एक ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम को आकार दिया जैसा कि हम आज देखते हैं। लेकिन एक छोटा अंतराल भी है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि क्या हुआ होगा। और चूंकि काइपर बेल्ट का तापमान -370 डिग्री फ़ारेनहाइट या -220 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ के केबीओज यानी काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स आज भी अपने असल रूप में मौजूद हैं। इसीलिए वो इस गैप को भर सकते हैं और एरोकॉथ उसी मिसिंग पजल का एक अहम हिस्सा है। इस अजीब से शेप वाले ऑब्जेक्ट की स्टडी करके वैज्ञानिक ये समझने के करीब आ गए थे कि हमारे सोलर सिस्टम के पिंड आखिर कैसे बने थे। एरोकॉथ एक कॉन्टैक्ट बाइनरी ऑब्जेक्ट है, यानी ये दो हिस्सों के जुड़ने से बना है। इन दोनों हिस्सों का रंग अलग अलग है, जो इस बात का संकेत है कि ये कभी दो अलग ऑब्जेक्ट हुआ करते थे। ये 4 बिलियन साल से भी पहले धूल के उस शुरुआती बादल से बने थे। लेकिन ये एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए आपस में जुड़े कैसे? असल में अरबों साल पहले होने वाली टक्करें उतनी तेज और विनाशकारी नहीं होती थीं। इस केबीओ के केस में गुरुत्वाकर्षण ने दोनों अलग अलग हिस्सों को धीरे धीरे एक दूसरे का चक्कर लगाने पर मजबूर किया और फिर एक मामूली सी टक्कर से ये आपस में जुड़ गए। अंतरिक्ष के हर पिंड के बनने की एक दिलचस्प कहानी होती है और अगर आप हमारे सूरज और सोलर सिस्टम के जन्म पर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर भी एरोकॉथ काइपर बेल्ट में मिलने वाला अकेला दिमाग घुमाने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला ऑब्जेक्ट जो अपने 650 किलोमीटर लंबाई या अपने आकार या रंग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन अजीब बात है कि इस ऑब्जेक्ट का घनत्व जो पानी के घनत्व से 18% कम है, जिसका मतलब है कि ये आसानी से तैर सकता है। इस ऑब्जेक्ट का नाम रखा गया 2002 UX-25 और इसका कम घनत्व एक बड़ा रहस्य है। यह हो सकता है कि इस खगोलीय पिंड की उच्च सरंध्रता हो, यानी कि इसकी संरचना में रिक्त स्थान हो। हालांकि यह आमतौर पर 350 किलोमीटर से कम व्यास वाली वस्तुओं में देखा जाता है। बड़ी वस्तुएं इतनी कम सरंध्रता के लिए बहुत विशाल होती हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल उनकी सामग्री को संपीड़ित करता है और इन रिक्त स्थानों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। क्या ये काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट एक अजीबो गरीब है, कुछ ऐसा जो गृह निर्माण के सिद्धांतों को बदल देगा, या ये कुछ ज्यादा ही जटिल है? जो भी कारण हो, हमें निश्चित रूप से औसत आकार के केबीओस के घनत्व के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है, ताकि इसे निश्चित रूप से परिभाषित किया जा सके। एक और दिलचस्प ऑब्जेक्ट UX-25 के आकार का लगभग 4 गुना है और इससे कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये एक प्लैनेटॉइड है, एक छोटा ग्रह जो चट्टान और बर्फ से बना है और ये लगभग 1300 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अतीत में यह कभी दोगुने आकार का रहा होगा। यह संभव है कि इस केबीओ की किसी अन्य ऑब्जेक्ट से टक्कर हुई हो और परिणाम स्वरूप इसकी सामग्री खो गई हो। वैज्ञानिक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का तापमान लाखों सालों पहले -360 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़कर -260 डिग्री फ़ारेनहाइट क्यों हो गया। क्या कुछ या किसी ने इसे गर्म किया था? हमें अभी तक नहीं पता।
काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट को क्वावर कहा जाता है और पिछले कई सालों से वैज्ञानिकों ने इसकी सतह पर पानी की बर्फ पाई है। इससे भी ज्यादा इस प्लेटेनॉइड पर अतीत में एक सागर रहा होगा। इतना ही नहीं, इसकी सतह चमकीली भी है, जो ये बता सकती है कि केबीओ में हाल ही में भूगर्भीय गतिविधि हुई होगी, जैसे क्रायो वोल्केनोज। हम सब जानते हैं कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, लेकिन क्रायो ज्वालामुखी कुछ अलग होते हैं। हालांकि वे दोनों समान रूप से कार्य करते हैं। अजीब नाम वाला ये ज्वालामुखी मैग्मा और राख के बजाय बर्फ के टुकड़े, पानी, मीथेन और अमोनिया उगलता है। कल्पना कीजिए, ये एक लुभावना नजारा होगा और हम शायद भविष्य में इस घटना को देख सकते हैं। लेकिन क्वावर के लिए अभी तक कोई योजनाबद्ध मिशन नहीं है, लेकिन अगर कोई होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। काइपर बेल्ट के बाहर भी एक दिलचस्प अंतरिक्ष पिंड है, जिसके बारे में बताना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने जब इसे खोजा और देखा तो इस ऑब्जेक्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। उनमें से एक इसकी रहस्यमयी बनावट के बारे में था। हम ये सोचने के आदी हैं कि ज्यादातर अंतरिक्ष पिंड हमारे सौर मंडल के बाहर बर्फ से बने होते हैं। नतीजतन वे आमतौर पर या तो सफेद या ग्रे होते हैं। हालांकि इस ऑब्जेक्ट के साथ जो हम देखते हैं काफी अलग है, क्योंकि ये मार्स जितना लाल है। इस अंतरिक्ष पिंड की अजीब चाल भी एक रहस्य है। इसका ऑर्बिट ऐसा नहीं है जैसा हमने पहले कभी देखा है। इसे सेडना कहा जाता है और ये हमारे सौर मंडल के केंद्र से 11 बिलियन किलोमीटर जितना करीब आता है। फिर सेडना लगभग 135 बिलियन किलोमीटर दूर चला जाता है। ये इतनी बड़ी दूरी है कि इसे एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 11,000 साल लगते हैं। सेडना अन्य खगोलीय पिंडों के साथ एक सामूहिक गुरुत्वाकर्षण का हिस्सा माना जाता है। जब अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट जैसे एक बाइनरी स्टार के चारों ओर घूमती है तो वे एक दूसरे को खींचते और धकेलते हैं और ये उनके ऑर्बिट्स को प्रभावित करता है। कहा यह भी जाता है कि सेडना और कुछ अन्य अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट डायनासोर के विलुप्त होने का कारण हो सकते हैं। जैसे ही इन ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट फ्लक्चुएट करते हैं, वे आसपास के धूमकेतुओं को सौर मंडल में और यहाँ तक कि पृथ्वी की ओर भी शूट कर सकते हैं। चूंकि सेडना इतनी दूर तक आगे पीछे घूमता है, ऐसा लगता है कि कोई अनदेखी ताकत है जो सेडना को खींचती है, और वो ताकत काल्पनिक प्लैनेट 9 है जो काइपर बेल्ट से बहुत दूर स्थित है। ये अनुमान है कि इसका आकार हमारी पृथ्वी से लगभग 5 से 6 गुना बड़ा है। हालांकि ये अभी तक मिला नहीं है, पर सिद्धांत के अनुसार ये एक एलियन इम्पोजर हो सकता है जो किसी दूसरे ग्रह के सिस्टम से आया था। अन्य वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि ये एक प्राचीन ब्लैक होल है। जो भी हो, प्लैनेट 9 कथित तौर पर हमारे सौर मंडल में कहीं छिपा हुआ है और इसे पहचानना मुश्किल है, क्योंकि हमारी मिल्की वे में सितारों की चमकीली पंक्ति है। हालांकि एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब और चमकीला हो सकता है, और अगर ये चमकीला है तो इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर मिल गया तो हम एक मेगा अर्थ या एक मिनी नेपच्यून पर ठोकर खा सकते हैं। तो फिर इसे खोजें कैसे? वर्तमान में वैज्ञानिक अलग अलग टेलीस्कोप का उपयोग करके आकाश के उस हिस्से को स्कैन कर रहे हैं जहां प्लैनेट 9 हो सकता है। वीरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी एक शक्तिशाली 8.4 मीटर टेलीस्कोप से लैस ये 2025 में पूरा हो जाएगा तो ये आकाश के लगभग 2/3 हिस्से को बार बार स्कैन करेगा। एस्टेरॉइड से लेकर रहस्यमय प्लैनेट 9 तक सब कुछ खोजेगा। अगर हमने किसी दिन इसे खोज लिया तो ये पिछले 200 सालों में खोजा गया सबसे पहला ग्रह बन जाएगा। वहाँ कुछ और भी बड़े ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स कहा जाता है। अब तक खोजे गए सबसे बड़े काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक सौर मंडल का 25वां सबसे बड़ा पिंड भी है और इसमें सैकड़ों हजारों अंतरिक्ष वस्तुएं हैं। हालांकि ये TNO हमसे लगभग 46 खगोलीय इकाइयां दूर है। ये प्लूटो के बाद काइपर बेल्ट में सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। दरअसल इस ऑब्जेक्ट का आकार भी उन कारणों में से एक था जिसने प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में फिर से परिभाषित किया। इस काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट को माके कहा जाता है और वैज्ञानिक अभी भी इस बात का जवाब देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ये चमकीला क्यों है, जबकि इसका चंद्रमा MK2 कोयले जितना काला है। ऐसी उम्मीद थी कि इसमें वातावरण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि ये काफी ठंडा है, लगभग -400 डिग्री फ़ारेनहाइट या -240 डिग्री सेल्सियस, और ये दोनों कारक वहाँ जीवन को असंभव बनाते हैं। अब तक माके के लिए कोई योजनाबद्ध फ्लाई बाय मिशन नहीं है। काइपर बेल्ट में हमें मिले हर ऑब्जेक्ट के अपने रहस्य हैं और अगले वाले में उनमें से कुछ हैं। ये ड्वार्फ प्लैनेट अपने अजीब आकार, 2 चंद्रमाओं और एक अजीब से रोटेशन के लिए जाना जाता है। साथ ही ये सबसे दूर का स्पेस बॉडी है जिसके चारों ओर रिंग है और हमें नहीं पता क्यों। इस ऑब्जेक्ट का नाम होमेया है और ये हमारे तारे के सबसे करीब तीसरा ड्वार्फ प्लैनेट है। इस केबीओ का अजीब आकार एक रग्बी बॉल जैसा है।
जैसे आप पानी से भरे एक गुब्बारे को फेंकते हैं और वो थोड़ा चपटा हो जाता है, इस ऑब्जेक्ट का लंबा आकार अंतरिक्ष में घूमते हुए बना था। नतीजा, हौमेया का दिन पृथ्वी के सिर्फ 3.9 घंटों जितना होता है, जो पूरे सौर मंडल में सबसे छोटे दिनों में से एक है। अगर आप हौमेया पर 1 साल रहते तो एक दिन 4 घंटे के बराबर होता और 1 साल में ऐसा लगेगा जैसे आपकी उम्र 283 साल बढ़ गई हो। इस ऑब्जेक्ट का ज्यादातर हिस्सा चट्टान है। इसकी बाहरी परत बर्फ से ढकी मानी जाती है, वही बर्फ जो आपको फ्रीजर खोलने पर मिलती है। हालांकि इसकी सतह पर एक अजीब लाल धब्बा भी है जो खनिजों से भरपूर हो सकता है, लेकिन हम इस धब्बे की उत्पत्ति के बारे में अभी तक सुनिश्चित नहीं है। वैज्ञानिक जो शायद सोच रहे हैं ये उससे काफी अलग हो सकता है, शायद एलियन जीवन का एक संकेत हो। ये देखते हुए कि हम अंतरिक्ष में कितनी नई चीजें खोजते हैं, ये संभव है कि हमें एक दिन एलियन टेक्नोलॉजी मिल जाए। गैलीलियो प्रोजेक्ट, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर एलियन आर्टिफैक्ट्स खोजने की कोशिश करेगा। और जबकि कुछ महत्वपूर्ण होने की संभावना बहुत कम है, ये वो सफलता बन सकता है जिसका हम पहले स्पेस रॉकेट के लॉन्च के बाद से इंतजार कर रहे हैं। भले ही ये प्रोजेक्ट ऐसे संकेतों का पता लगाने में विफल रहता है, ओमुआमुआ और यूएफओस के लिए चौंकाने वाला स्पष्टीकरण पा सकता है। प्रोजेक्ट की टीम ने दावा किया है कि वो सभी खोजों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगी। तो बने रहें, क्योंकि हम आपको उनके आने पर निश्चित रूप से बताएंगे।